दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट और नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी की एक पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द डार्कलिंग थ्रश। द डार्कलिंग थ्रश जो है ये पोएम को दिसंबर 1900 में कंपोज किया था थॉमस हार्डी ने और 1900 में ही इसको पब्लिश करवाया गया था। दिसंबर 1900 में ही इसको पब्लिश करवाया गया था। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था उसके अंदर इसको पब्लिश करवाया गया था। और दोस्तों इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल है द सेंचुरीज डेथ बेड 1900। मैं आपको बता दूं ये जो पोएम है इसको 1901 में फिर से पब्लिश करवाया गया था। और ये जो थ्रश जो है, थ्रश एक टाइप का बर्ड होता है जो गाना गाता है। दोस्तों बहुत ही फेमस पोएम है। हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस पोएम को समझने से पहले हम लोगों को इस पोएम के टाइटल को समझना पड़ेगा। द डार्कलिंग थ्रश। डार्कलिंग का मतलब है दोस्तों अंधेरा छाना, और थ्रश मतलब एक टाइप का बर्ड होता है थ्रश, यानी कि एक पक्षी। डार्कलिंग मतलब यहाँ पे किस टाइप का अंधेरा छा रहा है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ जिससे हमें पोएम अच्छे से समझ में आएगी। क्या है कि ये लैंडस्केप विंटर का है, यानी कि पोएट यहाँ पर पोएम लिख रहा है विंटर के सीजन में। विंटर का सीजन भी दिसंबर का महीना, दिसंबर का महीना भी 31 दिसंबर, यानी कि अब ये साल खत्म हो रहा है। साल क्या, सेंचुरी ही खत्म हो रही है, यानी कि 19th सेंचुरी खत्म हो रही है। 31 दिसंबर आखिरी दिन है सेंचुरी का, तब पोएम लिखी जा रही है। थॉमस हार्डी तब पोएम लिख रहे हैं। तो माहौल कैसा है, डार्कनेस छा रही है। ऐसे में एक छोटा सा बर्ड थ्रश वो गाना गाता है अपना, तो इसलिए इस पोएम का टाइटल है द डार्कलिंग थ्रश। अब हम लोग पोएम देखते हैं। हाँ, तो ये हमारी पोएम की शुरुआती लाइनें हैं। आई लैंड अपॉन अ कॉपिस गेट। यहाँ पे दोस्तों ये फर्स्ट लाइन का मतलब है कि मैं झुककर खड़ा हूँ एक कॉपिस गेट पर। लैंड अपॉन का मतलब झुककर खड़ा हूँ। कॉपिस गेट कुछ इस टाइप का गेट होता है, और ये दरवाज़ा डायरेक्ट जंगलों में जाने का है, फॉरेस्ट में जाने का है। आगे लिखते हैं व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे। क्योंकि ये दिसंबर का महीना है तो चारों तरफ बर्फ है, फ्रॉस्ट है, और वो फ्रॉस्ट ऐसी लग रही है स्पेक्टर ग्रे, यानी कि ग्रे लग रही है, जैसे कि ग्रे कलर की कोई घोस्ट हो, कोई भूत की तरह लग रही है। यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है फ्रॉस्ट को, यानी कि बर्फ को। एंड विंटर्स ड्रैग्स मी डेसोलेट द वेकनिंग आई ऑफ डे। इन दो लाइनों का मतलब ये है दोस्तों कि ये विंटर का आखिरी दिन, यानी कि ये दिसंबर का आखिरी दिन सूरज को भी बेरंग कर रहा है, जैसे जैसे वो सूरज नीचे उतर रहा है, यानी कि ढल रहा है। दोस्तों यहाँ पर वेकनिंग आई ऑफ डे का मतलब है ढलता हुआ सूरज। सूरज जो कमज़ोर हो रहा है, ढल रहा है। आई ऑफ डे का मतलब सूरज, उसको भी इस विंटर के आखिरी दिन ने डेसोलेट कर दिया है, यानी कि बेरंग सा कर दिया है, कमज़ोर सा कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 4 लाइनें ये समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। द टैंगल्ड बाइंड स्टेम्स स्कोर्ड द स्काई। इस लाइन का मतलब है बाइंड स्टेम्स, यानी कि पौधों की एक तरह से टहनियाँ या डंडियाँ, जो पौधे जो होते हैं उनकी डंडियों को बोलते हैं बाइंड स्टेम्स। टैंगल्ड यानी कि उलझ रही है। स्कोर्ड द स्काई का मतलब ऊपर आसमान की तरफ उठती हुई वो पौधों की टहनियाँ आपस में उलझ रही है। लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स। ऐसे लग रहा है ये किसी लायर की, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे गिटार टाइप का या फिर कोई सितार टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी तारें टूटकर आपस में उलझ गई हो। स्ट्रिंग्स का मतलब तारें, वैसे लग रहा है, वैसे वो उलझी हुई सी लग रही हैं टहनियाँ। एंड ऑल मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाई हैड सॉट देयर हाउसहोल्ड फायर्स। इन दो लाइनों का मतलब यह है कि जो लोग भी यहाँ पर रहते थे, जो लोग यहाँ पर रहते थे आसपास, वो सब अपने घरों में आग के सामने खुद को सेक रहे हैं। आगे थॉमस हार्डी बहुत ही दुखी सी लाइनें बोलते हैं। द लैंड शार्प फीदर्स, यानी कि चट्टाने। द लैंड शार्प फीदर्स का मतलब चट्टाने या पहाड़ियाँ सीम टू बी, ऐसे लग रही हैं द सेंचुरीज कॉप्स आउटलैंड, जैसे इस सेंचुरी की लाशें पड़ी हो, यानी कि ये सेंचुरी मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उसकी लाश पड़ी हो। हिज क्रेप्ट द क्लाउडी कैनोपी, यानी कि क्रेप्ट का मतलब जो धरती के अंदर, द क्लाउडी कैनोपी, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे ये चट्टानों के ऊपर बादल जो बह रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो कब्र हो, उन पहाड़ों की, उन लाशों की कब्र हो। आगे वाली लाइन में द विंड हिज डेथ लेमेंट, और हवाएं ऐसे लग रही है जैसे मौत पर गाना गाया जा रहा हो, डेथ लेमेंट की तरह। द एंशिएंट पर्ल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ वाज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई।
इस लाइन का मतलब यह है दोस्तों कि जिंदगी की जो कपकपाहट है, एक वाइब्रेशन जिंदगी का, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, वो सब मुरझा से गए हैं। वाज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई, ऐसे लग रहा है जैसे श्रंकन सिकुड़ से गए हैं, ड्राई हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ सीम्ड फेवरलेस एज आई, और हर एक लिविंग थिंग यानी कि एवरी स्पिरिट मेरी तरह फेवरलेस लग रही है, डिप्रेस लग रही है, मेरी ही तरह डिप्रेस लग रही है इस धरती पर। एट वंस अ वॉइस अरोज अमंग द ब्लीक ट्विग्स ओवरहेड, तभी अचानक ऊपर की तरफ से सुनसान टहनियों से एक आवाज़ सी आती है, एक आवाज़ सी आती है, उठती है अमॉन्ग द ब्लीक ट्विग्स यानी कि ऊपर की तरफ टहनियों से। इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय अनलिमिटेड, और वो आवाज़ शाम का गाना गा रही है। इवन सॉन्ग का मतलब इवनिंग का सॉन्ग गा रही है, फुल हार्टेड अपनी आत्मा से, इन फुल ऑफ जॉय अनलिमिटेड का मतलब इन फुल ऑफ जॉय। एंड एज थ्रश यानी कि वो एक थ्रश बर्ड था, एक बर्ड था, वो एक बर्ड था, एक बूढ़ा थ्रश, फ्रेल गॉन्ट एंड स्मॉल, यानी कि नाजुक सा, ओल्ड सा, पतला सा, छोटा सा वो बर्ड था। इन ब्लास्ट ब्राफिल प्लूम हैड चोजन दस टू फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम, मतलब वो बर्ड अपने पंखों से हवा में उड़ रहा था और अपनी आत्मा से गाना गा रहा था इस बढ़ती हुई डार्कनेस में। अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम का मतलब बढ़ती हुई डार्कनेस में। सो लिटिल कॉज ऑफ कैरलिंग ऑफ सच एक्सट्रेटिक साउंड, यानी कि कोई कारण लग नहीं रहा था। सो लिटिल कॉज, ऐसा लग रहा था कोई कारण नहीं है जो ये बर्ड इतना खुश होकर गाना गा रहा है। इस एक्सट्रेटिक साउंड के लिए कोई रीज़न नहीं था, कोई कारण नहीं था। वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग अफार और नए अराउंड। इस लाइन का मतलब यह है दोस्तों कि मुझे आसपास इस टेरेस्ट्रियल यानी कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही थी जिसकी वजह से वो इतना खुश होकर गा रहा है, और ना ही दूर तक दिखाई दे रही थी। अफार और ना अराउंड, ना तो आसपास ना ही दूर तक मुझे कोई कारण दिख रहा था कि वो पक्षी इतना खुश होकर क्यों गा रहा है। दैट आई कुड थिंक देयर ट्रेम्बल्ड थ्रू हिज गुड नाइट एयर सम ब्लेस्ड होप देयर ऑफ ही न्यू एंड आई वॉज अनअवेयर। ये लास्ट लाइनें हैं दोस्तों, इसके अंदर पोएट बोल रहे हैं कि मैंने सोचा ये जो बर्ड इतना जोश के साथ गा रहा है, कोई ब्लेस्ड होप है, कोई उम्मीद है, कोई सीक्रेट होप है जो इसे गाने के लिए हिम्मत दे रही है, जिसे ये बर्ड जानता है। वेयर ऑफ ही न्यू, और मैं नहीं, एंड आई वॉज अनअवेयर, और मैं नहीं जानता उस ब्लेस्ड होप को, मैं नहीं जानता, ये बर्ड जानता है। तो वो होप इसे हिम्मत दे रही है ऐसा गाना गाने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हद तक ये पोएम समझ में आई होगी। ये पोएम एक एलिजी है जिसे लिखा है थॉमस हार्डी ने। दोस्तों ये थॉमस हार्डी की बहुत ही फेमस पोएम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।